हेलो दोस्तों, मैं रमेश शर्मा एसटी ऑनलाइन नर्सिंग क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए आज हम पढ़ेंगे फार्मेकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम के लिए जो आगामी एग्जाम आ रहा है आरआरबी का, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए टाइम को जाया नहीं करते हम क्लास को स्टार्ट करते। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्शंस ऑफ पिलोकार्पिन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फर्स्ट वन स्वेटिंग, नेक्स्ट वन सलाइवेशन, नेक्स्ट वन मियोसिस, नेक्स्ट वन साइक्लोप्लेजिया। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पिलोकार्पिन का एक्शन कौन सा नहीं है, एक्सेप्शन के रूप में पूछा गया है। अगर हम बात करें सबसे पहले पिलोकार्पिन की, देखो जो पिलोकार्पिन होती है, ये पिलोकार्पिन एक तरह की कोलिनर्जिक ड्रग होती है। कैसी ड्रग होती है? कोलिनर्जिक ड्रग होती है। अच्छा, ये कोलिनर्जिक ड्रग क्या काम करती है? ये एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाती है। किसके लेवल को बढ़ाती है? एसिटाइल कोलिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके लेवल को बढ़ाती है। जब एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ेगा तो ये सीधा जाकर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाएगा तब क्या होगा? देखो जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तब इसमें बॉडी पर जाके अपना एक्शन दिखाएगा। देखो बॉडी पर इसका क्या एक्शन होता है। फर्स्ट वन हार्ट रेट को कम करता है, नेक्स्ट वन बीपी को कम करता है, नेक्स्ट वन सलाइवा सिक्रिएशन को बढ़ाता है, नेक्स्ट वन ये आपके गैस्ट्रिक मोमेंट या फिर हम कह सकते हैं गैस्ट्रिक सिक्रिएशन को ये बढ़ाता है। किसके सिक्रिएशन को बढ़ाता है सर? गैस्ट्रिक सिक्रिएशन को बढ़ाता है। नेक्स्ट वन ये यूरिनरी आउटपुट को बढ़ाता है, यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है। नेक्स्ट वन ये हमारे ब्रोंकस को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, बोले तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करता है। और नेक्स्ट वन ये हमारे प्यूपिल को भी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है। ये लो सर, ये सारे के सारे इसके पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट हो गए बॉडी पर। अगर हम बात करें, देखो अब इस इफेक्ट के अनुसार ही ये अच्छा सीधा जाकर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है ना। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगी तो पिलोकार्पिन के यही फंक्शन होंगे, ठीक है, पिलोकार्पिन के यही एक्शन होंगे। देखो एक्शन की हम अगर बात करें, देखो सलाइवा सिक्रिएशन बढ़ रहा है तो बिल्कुल इसमें सलाइवेशन होगा। नेक्स्ट वन ये मियोसिस, मियोसिस बोले तो ये क्या काम करती है? ये प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। मियोसिस का मतलब होता है प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। ये लो सर, ये दोनों काम किसके हो गए? ये हो गए पिलोकार्पिन के। हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा, जो पिलोकार्पिन है ये स्वेटिंग भी कोज करती है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है ये आपके पिलोकार्पिन के एक्शन है। कौन सा नहीं है हम वो भी बात कर लेते हैं कि कौन सा नहीं है। अच्छा, कौन सा रह गया है? रह गया हमारे पास में साइक्लोप्लेजिया। अगर हम बात करें साइक्लोप्लेजिया की, देखो जो साइक्लोप्लेजिया होता है, ये साइक्लोप्लेजिया का मतलब होता है पैरालिसिस ऑफ सीलियरी मसल। सीलियरी मसल में क्या होना सर? पैरालिसिस होना, है ना। अगर सीलियरी मसल्स में पैरालिसिस हो जाएगा तो कंडीशन कौन सी कहलाएगी? साइक्लोप्लेजिया। अच्छा, जिस किसी के भी पीछे प्लेजिया आए इसका मतलब क्या होता है सर? पैरालिसिस, है ना। आपने वर्ड सुना होगा हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, आपने वर्ड सुना होगा क्वाड्रिप्लेजिया, आपने वर्ड सुना होगा मोनोप्लेजिया, है ना। उन सभी का मतलब क्या होता है? उन सभी का मतलब होता है पैरालिसिस होना। अगर हम बात करें साइक्लोप्लेजिया तो ये पिलोकार्पिन कभी भी साइक्लोप्लेजिया कोज नहीं करती है। तो ऑप्शन में सीधा क्या रह जाएगा? ऑप्शन में जाएगा डी, राइट। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आपसे ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रिएशन इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय एसिटाइल कोलिन। अच्छा, कौन सा सिक्रिएशन स्टिमुलेट नहीं होता है एसिटाइल कोलिन से, है ना। फर्स्ट वन टीयर, नेक्स्ट वन बाइल, नेक्स्ट वन पैनक्रियाटिक जूस, नेक्स्ट वन है स्वेट। अगर हम बात करें, देखो अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि जो एसिटाइल कोलिन होता है, ये एसिटाइल कोलिन किसको, कौन से सिस्टम को जाकर के एक्टिवेट करता है सर? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जाकर के एक्टिवेट करता है। ये लो सर, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाएगा तो बॉडी में क्या क्या बदलाव आएंगे वो भी हमने पढ़ ली है, ठीक है। अच्छा, जो एसिटाइल कोलिन है, ये एसिटाइल कोलिन हमारे टीयर के
टीयर के सिक्रिएशन को भी स्टिमुलेट करता है, ठीक है, इसको सर स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट वन, ये हमारे पैंक्रियाटिक जूस, अच्छा पैंक्रियास जो होता है वो हमारे जीआईटी का एक पार्ट है, ठीक है। तो जो पैंक्रियाटिक जूस है वो भी एसिटाइल कोलिन से क्या होता है, स्टिमुलेट होता है ना। नेक्स्ट वन, स्वेटिंग, सर अभी हमने पढ़ा है कि स्वेट भी हमारे एसिटाइल कोलिन से ही क्या होता है, स्टिमुलेट होता है ना। कौन सा नहीं होता है, देखो नहीं होता है जो कि हमने बात नहीं करी है अभी बाइल की। ये जो बाइल है, ये बाइल हमारे एसिटाइल कोलिन से स्टिमुलेट नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, तो किससे स्टिमुलेट होता है, ये स्टिमुलेट होता है, आपने सर नाम सुना होगा, गैस्ट्रिक हार्मोन से। नेक्स्ट वन, ये हमारा होता है कोलिसिस्टोकाइनिन से। किससे होता है सर, CCK बोले तो कोलिसिस्टोकाइनिन। और ये जो CCK है ये रिलीज होता है कहां से, ये रिलीज होता है ड्यूडिनम से। अगर हम बात करें देखो तो जो बाइल है वो स्टिमुलेट होता है गैस्ट्रिक हार्मोन से और CCK से। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा, ऑप्शन जाएगा बी, बोले तो बाइल जो है वो एसिटाइल कोलिन से स्टिमुलेट नहीं होता है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपसे कह रहा है एसिटाइल कोलिन हैज नो थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन बिकॉज, अच्छा एसिटाइल कोलिन एक थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन नहीं रखता है। अच्छा क्यों नहीं रखता है, हमको इसका कारण पूछा, हमको इसका कारण बताना। देखो नन ऑफ इट्स एक्शन आर बेनिफिशियल इन एनी कंडीशन। नेक्स्ट वन, इट्स इफेक्ट आर ट्रांसिएंट। नेक्स्ट वन, इट प्रोड्यूसेस वाइड स्प्रेड एक्शन अफेक्टिंग मेनी ऑर्गन्स। नेक्स्ट वन, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। अगर हम इसमें बात करें, देखो जो एसिटाइल कोलिन है ये एक थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन नहीं है। अब क्यों नहीं है हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो नन ऑफ इट्स एक्शन आर बेनिफिशियल इन एनी कंडीशन। देखो हर एक कंडीशन में अगर हम बात करें तो हर एक कंडीशन में इसके एक्शन बेनिफिशियल नहीं है, ये हम नहीं कह सकते, है ना। जो एसिटाइल कोलिन है एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये सीधा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा तो बिल्कुल ये बेनिफिशियल काम करेगा, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, ए। नेक्स्ट वन हम बात करें, इट्स इफेक्ट आर ट्रांसिएंट, बिल्कुल इसका इफेक्ट जो वो कुछ ही समय के लिए होता है, तो ये तो ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन, इट प्रोड्यूसेस वाइड स्प्रेड एक्शन अफेक्टिंग मेनी ऑर्गन्स, इसके वाइड स्प्रेड एक्शन होते हैं, हमने पढ़ा है। देखो फर्स्ट वन, ये हार्ट रेट को कम करता है। नेक्स्ट वन, बीपी को कम करता है। नेक्स्ट वन, सलाइवा सिक्रिएशन को बढ़ाता है। जो गैस्ट्रिक मोमेंट्स है उसको बढ़ाता है, गैस्ट्रिक सिक्रिएशन को बढ़ाता है। नेक्स्ट वन, ये यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है। नेक्स्ट वन, ये पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट वन, ये ब्रोंकस को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ये बेनिफिशियल काम है इसके, है ना। तो ये मेनी ऑर्गन्स पे जाकर के भी एक्ट करता है। चले तो ये भी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो गया, तो इसमें सीधा ऑप्शन क्या राइट जाएगा, ऑप्शन जाएगा डी, बोले तो बी एंड सी। इज दैट क्लियर। चले नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसमें पूछ रहा है आपसे ओटाकोइड्स डिफर फ्रॉम हॉर्मोन्स इन दैट, ओटाकोइड्स हार्मोन से कैसे अलग हैं। नेक्स्ट फर्स्ट वन अगर हम बात करें, ओटाकोइड्स आर इन्वॉल्व ओनली इन द कॉजेशन ऑफ पैथोलॉजिकल स्टेट। नेक्स्ट वन, ओटाकोइड्स डू नॉट हैव स्पेसिफिक सेल एंड टिश्यू ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट वन, ओटाकोइड्स जनरली एक्ट लोकली एट द साइट ऑफ जनरेशन एंड रिलीज। नेक्स्ट वन, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। अगर हम इसमें बात करें, पहले तो हम बात करें ओटाकोइड्स की, तो ये है क्या, देखो जानने की कोशिश करते हैं ये ओटाकोइड्स है क्या। देखो जो ओटाकोइड्स है, ये ओटाकोइड्स अगर कहीं पे जैसे हाथों में, मेरे हाथों में इंजरी हो गई, मेरे हाथों में इन्फ्लेमेशन हो गया, तो इंजरी और इन्फ्लेमेशन होने के दौरान इनका वहीं पर ही सिंथेसिस होता है, इनका वहीं पर जाकर के एक्शन होता है ना। जहां पर इसका सिंथेसिस होता है वहीं से ये रिलीज होते हैं, वहीं पर इसका एक्शन होता है, ठीक है। ये होते हैं हमारे ओटाकोइड्स। अच्छा जो ओटाकोइड्स है वो कौन कौन से होते हैं, देखो फर्स्ट वन हम बात करें तो जो ओटाकोइड्स है वो होते हैं हमारे, फर्स्ट वन हिस्टामिन, आपने सुना होगा सर हिस्टामिन, है ना। नेक्स्ट वन ओटाकोइड होता है ब्रेडिकाइनिन, नाम तो आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना।
आपने सर सुना ही होगा। नेक्स्ट वन है ल्यूकोट्राइन्स। ये सारे के सारे क्या है, ये है हमारे ओटाकोइड्स। और जो ओटाकोइड्स है वो कभी भी अच्छा हम कह नहीं सकते हैं कि ये ओटाकोइड्स हमारी पैथोलॉजिकल स्टेट में ही रिलीज होते हैं, है ना, ये पैथोलॉजिकल स्टेट में ही इन्वॉल्व होते हैं, हम ऐसा कह नहीं सकते। तो इसमें ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, है ना। नेक्स्ट वन हम बात करें, ओटाकोइड्स डू नॉट हैव स्पेसिफिक सेल एंड टिश्यू ऑफ ओरिजिन। बिल्कुल सही जवाब, है ना। इसके लिए कोई स्पेसिफिक सेल नहीं होती है, इसके लिए स्पेसिफिक कोई टिश्यू नहीं होता है जो कि हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन ये रिलीज करे, ल्यूकोट्राइन्स, है ना। तो इसमें ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें, ओटाकोइड्स जनरली एक्ट लोकली एट द साइट ऑफ जनरेशन एंड रिलीज। अच्छा, जहां कहीं भी अगर इंजरी हुई है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, वहीं पर इनका सिंथेसिस होता है, जनरेशन होता है, वहीं पर ये रिलीज होते हैं, वहीं पर इसका एक्शन होता है। यही बात हमने कही है, इस ऑप्शन में कही है ना। तो ये भी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो गया, है ना। अगर हम इसमें बात करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा, तो ऑप्शन की अगर बात करें तो ये ऑप्शन राइट जाएगा डी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट? फर्स्ट वन 4-methyl histamine, नेक्स्ट वन इम्प्रोमिडिन, नेक्स्ट वन 2-thiazolil ethylamine, नेक्स्ट वन क्लोरफेनिरामिन। अगर हम इसमें बात करें, देखो पहले तो H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये जो H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है ये हिस्टामिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो अगर हम बात करें, देखो जो H1 रिसेप्टर है, ये H1 रिसेप्टर ऑब्वियसली ये एलर्जी के टाइम में स्टिमुलेट होते हैं और हिस्टामिन को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। अगर हम बात करें फर्स्ट वन 4-methyl histamine, ये जो 4-methyl histamine है ये ड्रग होती है, और ये अगर हम बात करें तो H4 रिसेप्टर के सब टाइप में से एक है। सब टाइप में से एक होती है पहली चीज, है ना। तो अगर हम बात करें तो ये 4-methyl histamine तो इसमें बिल्कुल रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वन हम बात करें इम्प्रोमिडिन, ये जो इम्प्रोमिडिन है, ये इम्प्रोमिडिन आपके अगर हम बात करें तो ये H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है ना। पूछा क्या है, H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, तो ये H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है ना। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अगर हम बात करें क्लोरफेनिरामिन, ये जो क्लोरफेनिरामिन है ये H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है ना। हमने क्वेश्चन में क्या देखा है, H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये बिल्कुल गलत हो गया। अगर हम बात करें कौन सा ऑप्शन रह गया है, देखो ऑप्शन रह गया है सी बोले तो 2-thiazolil ethylamine। क्या रह गया है, 2-thiazolil ethylamine। ये जो 2-thiazolil ethylamine है ये आपके H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। तो इसमें क्या ऑप्शन रह जाएगा, ऑप्शन जाएगा सी, राइट। इज दैट क्लियर? देखो अगर यहाँ पे बात हो गई है तो रिसेप्टर, देखो हिस्टामिन के रिसेप्टर 4 तरह के होते हैं, H1, H2, H3 एंड H4। हम अगर हमारे जो काम आने वाला रिसेप्टर है वो है H1 और H2। जो H1 रिसेप्टर है, ये H1 रिसेप्टर ऑब्वियसली इसकी लोकली साइट पे ये प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियसली हिस्टामिन का सिक्रीशन करते हैं, है ना। नेक्स्ट वन हम बात करें H2 रिसेप्टर, ये जो H2 रिसेप्टर है ये ब्रेन से भी रिलीज होता है हिस्टामिन, जो कि H2 रिसेप्टर होते हैं, रिलीज करते हैं। नेक्स्ट वन हम अगर बात करें हमारे गैस्ट्रिक ऑर्गन बोले तो स्टमक से भी, स्टमक में भी होते हैं H2 रिसेप्टर, और ये क्या रिलीज करवाते हैं, ये रिलीज करवाते हैं, ये सिक्रिएशन को बढ़ा देते हैं, HCl के सिक्रिएशन को बढ़ाते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन हम अगर बात करें, ये वेस्कुलर स्मूथ मसल में भी होते हैं, किसमें होते हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल में भी होते हैं। नेक्स्ट वन हम अगर बात करें तो ये न्यूट्रोफिल्स में भी होते हैं, ये लो सर, ये न्यूट्रोफिल्स, है ना। तो अगर हम बात करें कुल मिलाकर के, हम अगर बात करें तो जो हिस्टामिन है ये हिस्टामिन के 4 रिसेप्टर होते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस
क्वेश्चन में हमारा जो आंसर राइट जाएगा वो जाएगा 2-थियाजोलिल एथिलेमिन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। द फॉलोइंग एक्सपेक्टोरेंट एक्ट बोथ डायरेक्टली ऑन द एयरवे म्यूकोसा एज वेल रिफ्लेक्सली। नेक्स्ट फर्स्ट वन इसमें है ऑप्शन पोटाशियम आयोडीन, नेक्स्ट वन गुआफेनेसिन, नेक्स्ट वन टर्पिन हाइड्रेट, नेक्स्ट वन ब्रोमहेक्सिन। अगर हम बात करें, देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी एक्सपेक्टोरेंट है जो कि एयरवे म्यूकोसा पर भी एक्ट करती है और सीधा रिफ्लेक्स पर भी एक्ट करती है ना। अगर हम बात करें, देखो फर्स्ट वन है इसमें आयोडीन, पोटाशियम आयोडीन। अगर हम पोटाशियम आयोडीन को हम अगर थोड़ा सा बाद में देखें तो फर्स्ट अगर हम बात करें गुआफेनेसिन, ये जो गुआफेनेसिन है ये टर्पिन हाइड्रेट है और ब्रोमहेक्सिन है। ये तीनों एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करते हैं, है ना। सीधा इनका एक्शन होता है कि म्यूकस का लाइसिस करना, ठीक है। अगर हम बात करें पोटाशियम आयोडीन, देखो ये सिर्फ जो है ये तीनों की तीनों सिर्फ और सिर्फ आपके म्यूकस पर जाकर के एक्ट करेगी, रिफ्लेक्सिस पर इसका कोई एक्शन नहीं होगा। तो जो रिफ्लेक्सिस पर एक्शन दिखाने वाली ड्रग होती है वो होती है पोटाशियम आयोडीन। और ये जो पोटाशियम आयोडीन है, ये पोटाशियम आयोडीन जब रेडिएशन दिया जाता है तब रेडिएशन के दौरान जो होने वाली इंजरी है उसको भी ये कम करती है, ठीक है। और इनका एक्शन रिफ्लेक्सिस पर भी होता है, ठीक है। एयरवे म्यूकोसा के साथ में रिफ्लेक्सिस पर भी होता है। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा? ऑप्शन जाएगा पोटाशियम आयोडीन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द फॉलोइंग एक्सपेक्टोरेंट एक्ट्स बोथ डायरेक्टली ऑन म्यूकोसा एज वेल एज रिफ्लेक्सली। ये क्वेश्चन जो है वो दोबारा से रिपीट हो गया है तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगर हम बात करें ब्रोमहेक्सिन एक्ट्स बाय, ब्रोमहेक्सिन का क्या एक्शन होता है? इनहिबिटिंग कफ सेंटर। Next one, irritating gastric mucosa and reflexly increase bronchial secretion. Next one, depolymerizing mucopolysaccharides present in sputum. Next one, desensitizing stretch receptor in the lungs. अगर हम बात करें, देखो ये कफ सेंटर को जाकर के इनहिबिट करने वाली नहीं है, है ना। ये हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करने वाली भी नहीं है ना। और ये हमारे ब्रोंकियल सिक्रिएशन को इंक्रीज करने वाली भी नहीं है ना। नेक्स्ट वन, डिसेंसिटाइजिंग स्ट्रेस रिसेप्टर। जो स्ट्रेस रिसेप्टर जो होते हैं ये लंग्स की स्ट्रेचिंग करवाते हैं, है ना। जब लंग्स में हवा भरती है तब लंग्स जो है वो एक्सपैंड होते हैं, स्ट्रेच करते हैं। तो ये स्ट्रेचिंग को भी डिसेंसिटाइज करती है? नहीं सर। तो क्या ऑप्शन इसमें रह गया है? डीपोलीमराइजिंग म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट इन स्पूटम। ये जो स्पूटम में म्यूकोपॉलीसैकेराइड है प्रेजेंट है, ये इसको डीपोलीमराइजिंग करने का काम करता है। ये भी एक तरह की क्या है? एक्सपेक्टोरेंट है। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा? ऑप्शन जाएगा सी, राइट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो, द फॉलोइंग हाइपोथैलेमिक रेगुलेटरी हार्मोन इज नॉट अ पेप्टाइड। इनमें से पूछा गया है जो आपके हाइपोथैलेमस से जो रेगुलेटरी हार्मोन सीक्रेट होता है वो एक पेप्टाइड नहीं है इनमें से, है ना। फर्स्ट वन, ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन। नेक्स्ट वन, प्रोलेक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन। नेक्स्ट वन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट वन, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अगर हम इसमें बात करें, देखो ये पेप्टाइड है, ए सी पेप्टाइड है और डी पेप्टाइड है। ये तीनों के तीनों पेप्टाइड है। अच्छा, कौन सा नहीं है? प्रोलेक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन, ये एक तरह का पेप्टाइड नहीं है। अच्छा, ये जो PIH है इसको हम बोलते हैं और क्या? डोपामाइन। क्या बोलते हैं? डोपामाइन। अच्छा, डोपामाइन क्या है? इट इज वन ऑफ द कैटेकोलामिन। क्या है सर? ये एक कैटेकोलामिन होता है। अच्छा, कैटेकोलामिन में तीन तरह के हार्मोन आते हैं सर। फर्स्ट वन आता है एड्रेनलिन, नेक्स्ट वन आता है नॉरएड्रेनलिन, नेक्स्ट वन आता है डोपामाइन। तो ये तीनों के तीनों कैटेकोलामिन से, और ये तीनों के तीनों आपके पेप्टाइड नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये अगर पेप्टाइड नहीं है तो ये है क्या? देखो, ये टायरोसिन डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये टायरोसिन डेरिवेटिव, तो ऑब्वियसली ये पेप्टाइड नहीं है ना। तो क्या है इसमें? क्या ऑप्शन राइट जाएगा? ऑप्शन जाएगा बी, राइट।
बोले तो प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच हार्मोन एक्ट्स थ्रू अ साइक्लोप्लाज्मिक रिसेप्टर? फर्स्ट वन कैल्सिट्रायोल, नेक्स्ट वन प्रोलैक्टिन, नेक्स्ट वन वैसोप्रेसिन, नेक्स्ट वन नन ऑफ अबव। अगर हम बात करें, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर पर जाकर के एक्ट करता है। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर क्या है? ये साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें प्रेजेंट होते हैं ये लोग। अच्छा, जो हमारे रिसेप्टर है, हार्मोन के जो रिसेप्टर है वो तीन साइड पर स्पेसिफिकली होते हैं। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन पर, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म पर, और तीसरा जो है वो होता है न्यूक्लियस पर। ये 3 साइट होती है ना। तो हमसे पूछा गया है कि साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर पर एक्ट करने वाला हार्मोन कौन सा है ना। फर्स्ट वन हम अगर बात करें प्रोलैक्टिन की, ये जो प्रोलैक्टिन है ये प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर होते हैं ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन पे। वैसोप्रेसिन के रिसेप्टर होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। अच्छा, कौन सा नहीं है? कैल्सिट्रायोल। जो कैल्सिट्रायोल है इसके रिसेप्टर का होते हैं साइटोप्लाज्म पे। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा? ऑप्शन जाएगा कैल्सिट्रायोल। इज दैट क्लियर? अच्छा, जो न्यूक्लियस है इसमें प्रेजेंट होते हैं T3 एंड T4 हार्मोन के रिसेप्टर। सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं ऑब्वियसली प्रोलैक्टिन एंड वैसोप्रेसिन, और जो साइटोप्लाज्म है इस पे प्रेजेंट होते हैं मेनली स्टेरॉइडल हार्मोन के रिसेप्टर, ठीक है, और कैल्सिट्रायोल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, लास्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो लास्ट वन क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फर्स्ट वन इंक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस, नेक्स्ट वन इंक्रीज्ड फैट यूटिलाइजेशन, नेक्स्ट वन इंक्रीज्ड कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन, नेक्स्ट वन ग्लूकोज इंटॉलरेंस। अगर हम बात करें, देखो ग्रोथ हार्मोन का कौन सा एक्शन नहीं है, ठीक है, इनमें से अगर हम बात करें, देखो इंक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज करता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होगा तब टिश्यू और सेल की ग्रोथ बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को बिल्कुल इंक्रीज करता है, ये काम है इसका। तो इस ऑप्शन में तो बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट वन इंक्रीज्ड फैट यूटिलाइजेशन। अब देखो ये आपके फैट का ब्रेकडाउन भी करता है। एक तो फैट का ब्रेकडाउन करेगा और दूसरा फैट का ब्रेकडाउन करने से फ्री फैटी एसिड बनेंगे, और ये जो फ्री फैटी एसिड है ये फ्री फैटी एसिड का यूटिलाइजेशन कर देता है, ठीक है, ताकि बॉडी में एनर्जी बनी रहे, है ना। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें ग्लूकोज इंटॉलरेंस, देखो ये जो ग्लूकोज इंटॉलरेंस है ये कोज करता है हाइपरग्लाइसीमिया। क्या कोज करता है? ये हार्मोन कोज करता है हाइपरग्लाइसीमिया। अगर ये हाइपरग्लाइसीमिया कोज करता है तो ऑब्वियसली ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी कोज करेगा, है ना। अच्छा, ये हाइपरग्लाइसीमिया 4 प्रकार से करता है। देखो 4 प्रकार की प्रोसेसिंग होती है, 4 प्रकार से नहीं करता, ये केवल 2 प्रकार से करता है। देखो फर्स्ट वन होती है ग्लाइकोलाइसिस। थोड़ा सा साफ लिख देता हूं ताकि आपके थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस, एक होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, और एक होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये 4 तरह की प्रोसेसिंग होती है। देखो जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज का टूटना, ठीक है। नेक्स्ट वन ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है कि ग्लाइकोजन का निर्माण होना, है ना। ग्लाइकोजन एक ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म होती है जो कि आपके लीवर में जाकर के और सेल्स में जाकर के ग्लूकोज स्टोर होता है। नेक्स्ट वन ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का टूटना और ग्लूकोज का बढ़ना। नेक्स्ट वन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज के अलावा और कार्बोहाइड्रेट के अलावा जितने भी प्रोडक्ट है उनसे ग्लूकोज बनना, जैसे आपके फ्री फैटी एसिड है या अमाइनो एसिड्स है, इनसे ग्लूकोज का बनना। अब देखो ये जो आपके ग्रोथ हार्मोन है बोले तो जीएच का फंक्शन केवल 2 होता है। देखो एक तो ये ग्लाइकोलाइसिस को कम करता है,
ठीक है, ताकि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ना हो, ग्लूकोज टूटे नहीं, ग्लूकोज बनी रहे। कुल मिला के ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ये कोज करता है हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट वन, ग्लाइकोजेनेसिस। अच्छा, ये ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस को भी कम करता है। जब ग्लाइकोजन बनेगा तब ग्लूकोज ब्लड से कम होगा या नहीं होगा, है ना, तो इसको भी कम करता है। नेक्स्ट वन है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अच्छा, ये जो ग्लाइकोजन है ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस को बढ़ाता है, ग्लाइकोजन के टूटने को बढ़ाता है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को बढ़ाएगा। नेक्स्ट वन, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छा, अदर देन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ये ग्लूकोज को बनाता है, बिल्कुल सही जवाब। तभी तो ग्लूकोज बनेगा, तभी तो ग्लूकोज बढ़ेगा ब्लड में, तभी तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, है ना। तो ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी कोज करती है। अच्छा, कौन सा रह गया है, देखो अब जो रह गया है उसकी भी बात कर लेते हैं। ये लो सर, इसको थोड़ा सा क्लियर करके हम देखो इस ऑप्शन की बात करें तो इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन। ये कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करता है ये हार्मोन, बिल्कुल गलत। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन का पूछा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट के यूटिलाइजेशन को कम करेगा। जब कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा ना, तब ग्लूकोज बना रहेगा ब्लड में, है ना। कुल मिलाकर के ये हाइपरग्लाइसीमिया कोज करता है। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा, ऑप्शन जाएगा सी राइट। इज दैट क्लियर? चलें, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर है दोस्तों? आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल।